पुराने निवेशक रहेंगे उनको तो मालूम है कि मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहेंगे। 3 साल आपको शायद नेगेटिव रिटर्न मिले, चौथे साल पूरे 4 साल का रिटर्न मिल जाएगा। व्हाट इज द क्राइटेरिया कि हाँ ये फंड इस क्लाइंट के लिए ठीक रहेगा? वो मैनेज करना सबसे ज्यादा हमारा काम है, लोगों का बिहेवियर मैनेज करना। हाँ, बाकी पैसा बनाना इजी है। और मुझे तो लगता है उनको कन्विंस करने में 10 साल लग जाएंगे कि आप अपना प्रॉपर्टी बेच दीजिए और इक्विटी में आ जाइए। और फिजिकल एसेट्स का रेशियो जनरली 30-40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि फिजिकल एसेट्स और 120%, मतलब हम लोन भी ले लेते हैं। रियल एस्टेट वर्सेस इक्विटी मार्केट्स। 28 साल में एवरेज प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज इन अ सिटी लाइक बॉम्बे is not more than 16 to 18 times, and you will be shocked with the results. The worst performing equity mutual fund for the last 28 years as of 31st August 25 उसने रिटर्न दिया है 77 times. हर बुल मार्केट में हमें नए मल्टी बैगर्स नजर आते हैं, और जब भी मार्केट करेक्ट होता है तब हमें याद आता है कि एसेट एलोकेशन क्या होता है। उससे पहले हम लोग कंप्लीटली ब्लैंक होते हैं, जिसने जो बता दिया उसके अकॉर्डिंग अपना निवेश करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में तेजी से जब पैसा बनता है तभी हम अमीर कहलाते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं, या फिर धीरे धीरे छोटे अमाउंट से निवेश करके ठीक एसेट एलोकेशन रख के हम एक अच्छी वेल्थ जो है क्रिएट करते हैं? बहुत सारे सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हमारा उजाला दी बोनस। चलिए, तो इन बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए, हमें ठीक तरीके से एसेट एलोकेशन समझाने के लिए, मल्टी बैगर्स के पीछे भागना होता है नहीं भागना होता है, तमाम चीजें समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेश पारेख सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। हाउ आर यू सबसे पहले तो सर? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ओके सर, मेरा सवाल ये, अच्छा मैंने जब आपके बारे में पढ़ा, यू आर अ सीए। राइट। सीए बनने में आधे लोगों की तो हालत वैसे ही खराब हो जाती है। यू बिकेम अ सीए एंड देन यू आर मैनेजिंग वेल्थ, यू आर इनटू म्यूचुअल फंड। कैसे, मतलब क्या जर्नी रही कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ यू स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस? सीए बनने के बाद मैं एक चीज़ इतना समझा कि आंकड़ों से हम लोगों की बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो प्लानिंग से हम लोगों का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। एक बड़ी चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी, और उसके साथ दूसरी जो प्रेरणा थी वो मेरी वाइफ, हु वाज एन एमबीए और ऑलरेडी म्यूचुअल फंड बेच रही थी इन आईसीआईसीआई कैपिटल इन द ईयर 2000, एंड शी इंस्पायर्ड मी टू मूव टुवर्ड्स दिस। और फिर वो, मैं और हमारे पास और एक पार्टनर है अरविंद पांडे जी, हम तीनों ने मिलकर ये कंपनी शुरू की 2011 में। ओके, सो दिस वाज लाइक, एक प्रेरणा चाहिए थी, करना था पहले से, लेकिन प्रेरणा मिली और वी कुड गो अहेड एंड डू इट। ओके, सो द कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट इज यूरेशिया। यूरेशिया कैपिटल सर्विसेज। यूरेशिया कैपिटल सर्विसेज 2011 में आपने इसकी शुरुआत करी। कितना सर टफ था, क्योंकि अब तो हम लोग बहुत अवेयर हैं, फिर भी म्यूचुअल फंड सही है, वी ऑल नो द टैगलाइन, वी ऑल नो के हाँ ठीक है इन्वेस्टमेंट करनी है, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदलना है सबसे पहले तो। लेकिन सर 2011 की अगर मैं बात करूं, हाउ टफ इट वाज क्लाइंट्स को कन्विंस करना, लोगों को समझाना, तमाम चीजें म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझाना, हाउ वाज इट? देखिए, किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरक्की का एक ही रहस्य है, लोगों का भरोसा। और 2011 ऐसा दौर था कि आप देखेंगे 2007 की तेजी के बाद 2008 में जो मंदी आई, पिछले 3 साल, मतलब 2011 के पिछले 3 साल तक लोगों का कोई रिटर्न बना नहीं था इक्विटी मार्केट में। लोगों को जैसे भरोसा उठ रहा था इक्विटी मार्केट में। तो जब भी हमने चालू किया तो वी वर कॉग्निजेंट, हमको पता था कि ये सब हो रहा है मार्केट में, तो हमने डेट से चालू किया। बेसिकली डेट, वो टाइम डेट म्यूचुअल फंड क्लाइंटों को 15 से 18% का रिटर्न दे रहा था, क्योंकि जीसेट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रेट इतने हाई थे, वो जैसे से नीचे आ रहे थे लोगों का रिटर्न बन रहा था। सो डेट से चालू किया, लोगों का हम लोग धीरे धीरे भरोसा हासिल करने लगे, लोगों का रिटर्न बनने लगा। और 2013 में ऐसा भी हुआ कि डेट में ओवरनाइट 2% रेट बढ़ गया और लोगों का रिटर्न एक ही दिन में थोड़ा नेगेटिव हो। फिर वहाँ से लोगों को वहाँ हमने गाइड किया, समझाया कि ऐसा भी डेट में हो सकता है। फिर धीरे धीरे हमने इक्विटी में एलोकेशन शुरू किया बेसिकली, और फिर 2014 में इक्विटी मार्केट्स आगे बढ़ा, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव थे और लोगों को हम भरोसा जीतते गए। तो एक चीज़ मैंने यही देखा कि लोगों का भरोसा जीतना ज़रूरी है और लोगों के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी आप क्या देख रहे हैं सिनेरियो, जैसे कि आपने कहा कि उस टाइम पे लोगों का पैसा जो है मार्केट में बन नहीं रहा था, अभी हम देख रहे हैं वापस से इक्विटी वाज डाउन, अभी थोड़ी बहुत रिकवरी में दिखती है लेकिन फिर वापस से मार्केट गिर जाता है। गोल्ड की बात करें, ऑल टाइम हाई पर गोल्ड सिल्वर आए थे जनवरी की अगर मैं बात करूं, उसके बाद फिर से प्राइसेस बहुत डाउन है। क्या अभी भी पीपल आर लूजिंग इंटरेस्ट इन द मार्केट्स, वेदर इट्स कमोडिटी या फिर स्टॉक्स?
पीपल आर नॉट लूजिंग इंटरेस्ट इन द मार्केट, वो बात तो 100% निश्चित है, पर लोगों को एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि कोई भी वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होता है। आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, आपका गोल डिफाइन करना पड़ेगा, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ आपको बैठना पड़ेगा, आपको उनको बताना पड़ेगा कि मुझे इतने साल में इतना बनाना है, मुझे यहाँ पहुँचना है। वो हिसाब से आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सलाह देगा कि दीज आर द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। और एक चीज़ मतलब जितने भी निवेशक रहेंगे, जो पुराने निवेशक रहेंगे, उनको तो मालूम है कि मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहेंगे। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि एक साल हर साल आपको 15-20% का रिटर्न मिलेगा। 3 साल आपको शायद नेगेटिव रिटर्न मिले, चौथे साल पूरे 4 साल का रिटर्न मिल जाएगा। मतलब बीइंग अवेयर ऑफ दैट, आपको ये जर्नी में आगे बढ़ना है और वो हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन भी करना है। आपको आपका पैसा किसी एक एसेट क्लास में पूरी तरह से बिल्कुल नहीं डालना है। आपको आपका रिस्क डिसाइड करना है, आपका गोल डिसाइड करना है और वो हिसाब से पैसा आपको एलोकेट करना है। और इक्विटी में पैसा जो भी डालो, मिनिमम आपका होराइजन 4 से 5 साल होना चाहिए। उसके नीचे रहेगा तो इक्विटी में डालने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, मतलब इक्विटी में मतलब पेशेंस के साथ। पेशेंस, एब्सोल्युटली पेशेंस। कंपाउंडिंग जो है ना, जो विच मैं अक्सर और कोई बोलते हैं एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। कंपाउंडिंग कभी आता है जब उसको टाइम देते हो। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, तो यू जस्ट हैव फेथ इन द प्रोसेस, लेट द कंपाउंडिंग डू द वर्क फॉर यू। ओके, ठीक है। अच्छा, इफ आई मैं आस्क यू, आप अभी कितना एसेट मैनेज कर रहे हैं? हम लोग एज ऑफ टुडे एज वी आर स्पीकिंग 1375 करोड़ इज द टोटल एसेट्स हम लोग मैनेज कर रहे हैं इन म्यूचुअल फंड्स। उसके अलावा थोड़ा बहुत पीएमएस में भी एडिशन, थोड़ा और फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह में भी थोड़ा बहुत मैनेज होता है। तो सब मिला के 1400 करोड़ के करीब हम आज के डेट में मैनेज कर रहे हैं। ओके, सो ये जो आंकड़ा है एयूएम वाला, इस तक पहुंचने के लिए क्या लगा? मतलब रिलेशनशिप लगा, रिटर्न्स लगे, लोगों का ट्रस्ट बनाने के लिए? हालांकि अभी हमने ट्रस्ट पर बात करी, या फिर मतलब रिसर्च पे ज्यादा काम रहता है, काम ज्यादा कहाँ रहता है? काम सब जगह रहता है। हाँ। पहले बार जब भी हम चालू किया था तो ये आंकड़े कभी दिमाग में नहीं थे। ये आंकड़े सिर्फ आते हैं, ट्रस्ट का बाय प्रोडक्ट है। जब लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, लोगों का पोर्टफोलियो बनता है, लोग रेकमेंड करते हैं, एंड वो जस्ट बाय प्रोडक्ट है। और सबसे ज़्यादा चीज़ है इम्पोर्टेंट, लोगों के गोल को समझना, कम्युनिकेशन क्लियर रखना, आप कौन सा प्रोडक्ट लोगों को रेकमेंड कर रहे हो, उनके क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, लोगों के उतार चढ़ाव में। तेजी के मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मंदी का मार्केट रहता है, लोग फ़ोन करते हैं, तो यू शुड बी देयर टू आंसर टू देम कि क्या हो रहा है। देखो, हम लोग भी कोई भगवान नहीं, हमको लाइक हमारे अनुभव से हमको पता चलता है कि भाई दीज आर द वॉलेटिलिटीज जो शॉर्ट टर्म में चलते रहते हैं। लोगों को एजुकेट करना और लोगों को हाथ पकड़ना वो टाइम पे। कभी क्या होता है, मार्केट नीचे गिर गया, कभी कोई फंड रेकमेंड किया, शायद उसने भी अच्छा नहीं किया, पॉसिबल है, बट यू हैव टू हैंड होल्ड द क्लाइंट एंड आगे बढ़ना है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली उसके साथ रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा फंड बेस्ड ऑन क्लाइंट्स गोल, मतलब देखो, फंड कोई बेस्ट फंड सिलेक्ट करना दैट इज नॉट द प्रायोरिटी। क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हिसाब से उसको कौन सा फंड देना, वही पोर्टफोलियो की वेल्थ बनाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मतलब हाउ डू यू, आप चूज कैसे करते हो? आपने बोला कि बेस्ट फंड, मतलब रिटर्न के हिसाब से जब लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर जो लोग डायरेक्ट निवेशक हैं, मतलब रेगुलर स्कीम्स में नहीं जाते, एडवाइजर्स के थ्रू नहीं जाते, या फिर इवन आप भी हैं, क्योंकि आप भी सिलेक्शन ही कर रहे हैं फंड्स का, व्हाट इज द क्राइटेरिया कि हाँ ये फंड इस क्लाइंट के लिए ठीक रहेगा? सो पहले तो हम क्लाइंट का गोल डिसाइड करते हैं। मानो कोई यंग लड़का या लड़की हमारे पास आते हैं, मे बी 25 ईयर ओल्ड, और उनके पास लॉन्ग रनवे है, और वो हमको बोलते हैं कि मुझे ये पैसा आई नीड इट व्हेन आई एम 50 ईयर्स ऑफ एज। बेसिकली मे बी 20 साल या 15 साल का हमको रनवे देते, तो हम उनको वो हिसाब से फंड देते, मे बी स्मॉल एंड मिड कैप फंड, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में ज़्यादा वॉलिटिलिटी है लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रहेगा। सो दैट इज़ वन थिंग। अभी कोई 60 ईयर ओल्ड हमारे पास आते हैं, उनके पास ऑलरेडी वेल्थ क्रिएटेड है, बट उनको ही वॉन्ट्स FD प्लस रिटर्न, लेकिन उनको ज़्यादा वॉलिटिलिटी भी नहीं चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हम उनको उस प्रकार के फंड देंगे कि उनको जो 10, 11, 12% के रिटर्न के हिसाब से उनके गोल को जो मैच करे, वो हिसाब से हम प्रोडक्ट देंगे। सो ईच क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट होराइजन विल बी डिफरेंट, उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी विल बी डिफरेंट, और दूसरा उसका बिहेवियर टुवर्ड्स वॉलिटिलिटी। मतलब जब भी क्लाइंट चालू करता है, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है, क्वेश्चनर में वी ट्राई टू गेज कि आपका बिहेवियर क्या रहेगा, वो हिसाब से। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कौन सा फंड देना चाहिए, एग्रेसिव या कंजर्वेटिव, या अभी क्या मार्केट नीचे जा रहा है, सबको लगता है कि अभी सम पीपल, कोई रहेगा बोलेगा हमको ऐड करना है ये टाइम पे, कोई बोलेगा हमको निकालना है। सो वो मैनेज करना सबसे ज्यादा हमारा काम है, लोगों का बिहेवियर मैनेज करना। बाकी पैसा बनाना ईजी है। ठीक है, मतलब साइकोलॉजी भी बहुत लगती होगी। पहले तो अपने आप को मैनेज करना है, वो सीखते सीखते इतने टाइम हुआ। उसके बाद हम लोगों को अपने अनुभव से, हमारे साथ ये हुआ है, दिस हैज हेल्प्ड अस,
एंड आई एम श्योर दिस हैज हेल्प्ड अस, वो आपको भी मदद करेगा. सो दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. ओके तो अच्छा एक चीज आपने भी बोली कि अगर कोई ऐसा आपके पास क्लाइंट है जिसकी एज इज 60 अराउंड, मतलब अगर वो सर्विसेज में था तो रिटायरमेंट उनकी हो गई होगी. अच्छा, इफ समवन इज अराउंड 56, कोई 56 साल की उम्र का शख्स है, और अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की या वेल्थ की, तो उसके नाम पर उनके पास जैसे कि पहले लोग करते थे, प्रॉपर्टी है, सपोज कुछ प्लॉट्स हैं या फिर गोल्ड रखा हुआ है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, डेट में भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर आप ऐसे क्लाइंट को कैसे स्टडी करते हो? उन्हें आप किस तरीके के फंड रेकमेंड करोगे? सी पहले तो मुझे उनका ये देखना है कि उनका रेशियो ऑफ फिजिकल एसेट्स टू फाइनेंशियल एसेट्स क्या है. जनरली क्या होता है कि कभी कभी लोगों के पास फिजिकल एसेट्स मतलब लैंड और वो सब मतलब 100% हो रहता है, फाइनेंशियल एसेट्स लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं रहता है. अच्छा ओके ठीक है, लेट मी गिव एन एग्जांपल. सपोज इट इज अबाउट माय फादर, ही हैज 2-3 pieces ऑफ प्रॉपर्टी, सम प्लॉट्स एंड सम फ्लैट्स, एंड ही हैज गोल्ड. उनकी कोई इन्वेस्टमेंट इक्विटी में नहीं है, एफडी आरडी भी नहीं करते हैं वो तो इनफैक्ट. तो फिर इस केस सिनेरियो में तो क्या होगा? तो जो घर रहने के लिए ऑब्वियसली उसको छोड़ के जो एडिशनल प्रॉपर्टीज है, ऑब्वियसली आई वुड रेकमेंड देम टू एग्जिट लैंड और एडिशनल रियल एस्टेट पीसेस एंड कन्वर्ट देम इनटू फाइनेंशियल एसेट्स. अभी फाइनेंशियल एसेट्स मतलब म्यूचुअल फंड्स में भी कई प्रकार के प्रोडक्ट है. उनका अगर वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो प्रॉब्लली वी विल गो स्लो, मतलब विद हाइब्रिड प्रोडक्ट्स, या मतलब जो उन जहाँ पे लेस वॉलेटिलिटी रहे वहाँ उनका अनुभव अच्छा रहे, मतलब या उनका नीड क्या है, बेसिकली रेगुलर इनकम है. अगर एज यू सेड कि अगर उनकी उम्र 56 साल की है, मानो उनको 10 साल के बाद वो बोलते हैं कि मुझे कॉर्पस 10 साल की जरूरत नहीं, 10 साल के बाद आई विल नीड इट, देन प्रॉब्ली सम पोर्शन ऑफ दैट कैन गो इनटू प्योर इक्विटी, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, जहाँ पे उनको एक्चुअल ग्रोथ मिलेगा. लेकिन वो बोलेंगे नहीं, मुझे 2 साल के बाद ही मुझसे पैसा सम अमाउंट आई नीड इट, देन अकॉर्डिंगली द पोर्टफोलियो विल चेंज. ओके, और मुझे तो लगता है उनको कन्विंस करने में 10 साल लग जाएंगे कि आप अपना प्रॉपर्टी बेच दीजिए और इक्विटी में आ जाइए. पर वो चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ है. इनफैक्ट ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी व्हेन आई वाज लाइक यू नो व्हेन आई जस्ट बिकेम सीए एट द एज ऑफ 22, मतलब वी हैड मल्टीपल फ्लैट्स वगैरह, बट देन आई रियलाइज दैट यू नो व्हाट वाज इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल एसेट्स इज द की बेसिकली. एंड रेशियो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जनरली हमने देखा है कि, और फिजिकल एसेट्स का रेशियो जनरली 30-40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. हमारे यहाँ क्या होता है कि फिजिकल एसेट्स आर 120%, मतलब हम लोन भी ले लेते हैं तो अपना 100% ऊपर जा चले और पूरा लेवरेज हो जाता है, और कभी जरूरत पड़ी बेचने जाए तो बिकता नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. अच्छा, बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी, क्योंकि अब ये बात छिड़ गई है रियल एस्टेट वाली, और कि रिटर्न के मामले में, क्योंकि आम निवेशक को रिटर्न वर्ड ही जो है सबसे ज्यादा ग्रैब करता है, मुझे लगता है कि हाँ इसमें इतना रिटर्न, उसमें उतना रिटर्न, या इतना पैसा बन जाएगा, मैं उतना पैसा बन जाएगा. रियल एस्टेट वर्सेस इक्विटी मार्केट्स, क्या बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिए? मतलब अगर मैं देखूं तो 15 या 20 साल के लिए किसी को अपना पैसा लगाना, फिर एक अच्छा रिटर्न भी चाहिए, किधर जाना चाहिए? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन. इसके लिए हमने पूरा एक डिटेल स्टडी किया हुआ है. हमने 1 अप्रैल 1997 से 31 अगस्त 2025 का मतलब ऑलमोस्ट 28 साल का पीरियड लिया है. तो बम्बई जैसा शहर जहाँ पे रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा लोगों का बना है, ऐसा लोग मानते हैं बेसिकली. तो हमने ये देखा कि 1 अप्रैल 97, 28 साल में एवरेज प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज इन अ सिटी लाइक बॉम्बे इज नॉट मोर देन 16 to 18 टाइम्स. 16 से 18 गुना ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ा है. मतलब 97 में कोई एरिया का रेट 10,000 पर स्क्वायर फीट था, तो आज मानो 1,80,000, 2 लाख, उससे ज़्यादा हुआ नहीं है, कहने का मतलब है. वही चीज़ हमने कंपेयर की डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो 28 साल के एग्जिस्टेंस में है. And you will be shocked with the results. The worst performing equity mutual fund for the last 28 years, as of 31st August 25, उसने रिटर्न दिया 77 times. And the best performing equity mutual fund has given a return of 400 times. Is this absolute return? This is absolute. Even real estate का मैंने absolute return की बात की, तो I'm comparing absolute to absolute. एवरेज भी मैं निकालूं तो ऑलमोस्ट 250 टाइम, क्योंकि जब हम निवेश करते हैं हमको मालूम नहीं हमने बेस्ट में किया कि वर्स्ट में किया, बट वी विल स्प्रेड इट अक्रॉस फंड्स, राइट. एवरेज अगर मैं 200 टाइम गिनूं और ये 18 टाइम गिनूं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है. प्रॉब्लम क्या है, रियल एस्टेट जो हम लेते हैं, हम रहते हैं 30 साल तक, 28 साल तक, तो हमको लगता है पैसा बना. म्यूचुअल फंड हम लेते हैं, मार्केट में नेगेटिव न्यूज इतनी ज्यादा है, पॉजिटिव से कुछ भी हो हम खट करके बेच देते हैं. फिर हम सोचते हैं हम वापस नीचे में ले लेंगे, लेकिन वो हम कभी भी ले नहीं पाते. सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. एसआईपी पे सर अगर मैं बात करूं, पिछले कुछ टाइम से सिप सब लोग सुन रहे हैं, और बहुत बार ऐसा होता है मैं कोई इवेंट होस्ट करने जाती हूँ या फिर किसी आम निवेशक से बात भी करती हूँ, उन्हें तो फर्क भी नहीं पता होता कि म्यूचुअल फंड
क्या व्हाट है इज और सिप म्यूचुअल क्या फंड है। एंड व्हाट इज सिप, दे आर लाइक नहीं म्यूचुअल फंड तो मैं नहीं कर रहा हूँ, सिप मैं कर रहा हूँ। करेक्ट। तो उन्हें बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती है, और आपके पास तो ऐसे बड़े सारे क्लाइंट्स आते भी होंगे। अगर हम सर इनफ्लो के मामले में देखें, एसआईपी इनफ्लोज रिकॉर्ड बना रहे हैं काफी ज्यादा, हम देखते हैं हर साल मंथ टू मंथ बेसिस पर भी जो है बढ़त ही दिख रही है आंकड़ों में। आप कैसे देख रहे हैं, क्या लोग जो है सिर्फ एक ट्रेंड सुन के या फिर देख कर, जैसे कि मैंने कहा बहुत लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है म्यूचुअल फंड और सिप के बारे में, बस वो देख के या फिर किसी दोस्त से सुन के, रिलेटिव से सुन के अपना निवेश स्टार्ट कर देते हैं, या वाकई में थोड़ा रिसर्च या थोड़ा टाइम देते हैं उसको? देखिए, ट्रेंड देख के आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, पहली चीज़ तो ये है। और जितने जो निवेश जिनके पास कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा, तो वो फाइनेंशियल एडवाइजर उनको गाइड करेंगे कि मतलब आपको कौन से सिप में करना है। एंड आई अग्री जो आप आंकड़े बोल रहे हो, लेकिन एक दूसरी चीज़ है कि इक्वल नंबर ऑफ सिप्स बंद भी हो रही है। हाँ। और उसका कारण क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द यंग एज जो सिप इन्वेस्टर्स है, वो लोग डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उनका ना कोई एडवाइजर है, वो खुद से करते हैं। वो क्या करते हैं कि पिछले 2-3 साल का रिटर्न देख के वही सेक्टर और वही फंड्स में डालते हैं। 2022 की बात करूं, जब 2020 से 22 में टेक्नोलॉजी के फंड्स ने इतना अच्छा किया, मैक्सिमम सिप्स डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे वही टेक्नोलॉजी के शेयर फंड्स में आए। क्या हुआ, 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद रिटर्न नहीं दिखा, टेक्नोलॉजी के शेयर्स नीचे चलने लगे, लोग बंद करने लगे। सो कहने का मतलब है कि कोई भी निवेशक अगर एसआईपी करे तो उनको किसी एडवाइजर को पूछ के करे, लास्ट 2-3 साल का ट्रेंड या रिटर्न देख के एसआईपी ना करे। और अगर एसआईपी करे तो डाइवर्सिफाइड फंड में करे और लॉन्ग टर्म के लिए करे। अगर आप एसआईपी आज चालू भी करते हो, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको एसआईपी में 2 चीज़ इकट्ठा करने होते हैं। एक तो आपको एनएवी देखना है और एक आपको यूनिट्स देखना है। अगर जैसे एनएवी नीचे जा रहा है, आपके यूनिट्स बढ़ रहे हैं, आपको मैक्सिमम यूनिट्स चाहिए 10 साल 15 साल के बाद, जब आपकी यूनिट बढ़ेंगे तो ही आपका वेल्थ बनेगा ना। तो इफ़ यू आर तो एसआईपी में वॉलेटिलिटी ज़रूरी है और अच्छी भी है। ओके, ठीक है, मतलब जो मार्केट गिरता है इट्स लाइक अ सेल, अ डिस्काउंट। एब्सोल्युटली। जो चीज़ मुझे अगर कल 2 साल पहले 200 में मिल रही थी, आप देखेंगे 2 साल में मार्केट ने ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिया है, वही चीज़ आज मुझे अगर 150 में मिल रही है तो क्या बुरा है। इट्स अ सेल। लेकिन मार्केट, ये सेल अलग है, जब ये सेल आता है तो वही सेल में हम बेचने चले जाते हैं खरीदने के बदले। दैट इज द ओनली डिफरेंस। एंग्शियस हो गए। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा माइंडसेट क्या है, हमारा गोल क्या है, हमको ये पैसों की ज़रूरत कभी है। अगर हम वो पहले डिसाइड कर ले कि मुझे ये 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद पैसा चाहिए, तो ये चीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि मैं 1 साल में ऐसा भी करके पैसा बना के लूँगा तो ये होगा। सो वो अपने माइंडसेट और गोल को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, लेकिन सर कुछ तो क्राइटेरिया मतलब होता होगा। हम लोग ये तो बात करते हैं कि कौन से फंड में निवेश अपना शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर मेरे पास कोई 2-3 फंड है, मान लीजिए उनमें से एक ऐसा फंड है जो कंटिन्यूसली 2-3-4 साल से लैग कर रहा है, मुझे रिटर्न नहीं दिख रहे, अगर मैं उसके जैसे मार्केट में और फंड से कंपेयर कर रही हूँ, वहां पे भी वो पीछे है, अगर मैं उसके बेंचमार्क से उसे कंपेयर कर रही हूँ, जिस इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहा है उसमें भी काफी पीछे है, तो मतलब मेरा क्राइटेरिया क्या हो किसी फंड को एग्जिट करने का? क्योंकि नो डाउट आपने कहा कि जो वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स भी रहे, स्कीम्स रही, उन्होंने भी 18% तक का, 19% तक का रिटर्न दिया, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूंगी बेस्ट वाले से तो मुझे तो दुख होगा ही, मतलब ऑब्वियसली। तो एग्जिट का क्राइटेरिया किसी फंड से क्या होना चाहिए और कितना पेशेंस रखना चाहिए किसी को एग्जिट करने से पहले? अग्री। सो जैसे नॉर्मल हेल्थ चेकअप की ज़रूरत हमको रहती है, ऐसे पोर्टफोलियो की भी हेल्थ चेकअप की बहुत ज़रूरत इज़ मैंडेटरी, राइट। सो उसमें क्या रहता है कि यू कीप ट्रैकिंग द फंड्स। नाउ फंड के अंडर परफॉर्मेंस का रीज़न अपने को फाइंड आउट करने की बहुत ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है कि कोई फंड मैनेजर का कोई फंड का पूरा स्कीम चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई फंड अभी मे बी इट इज़ अ थीमेटिक एडवांटेज फंड और मे बी इट इज़ अ प्योर इक्विटी फंड, वो हाइब्रिड में स्विच हो जाता है, मतलब उसका एलोकेशन 80% हो गया, 20% डेड हो गया। कभी कभी सेबी के मैंडेट आते हैं, दैट कैन चेंज, वो रेगुलर होता नहीं है। तो दैट इज वन रीजन विच इज देन यू हैव टू चेक वेदर द फंड मैनेजर का पिछले ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर अर्लियर ही हैज परफॉर्म्ड वेल और अगर ये 2-3 साल में उसने परफॉर्म नहीं किया तो देयर कुड बी सम पीरियड्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस विच इज ओके। बट अगर फंड मैनेजर ने पहले से कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म किया है, आगे भी नहीं, और फंड मैनेजमेंट टीम, देन देयर इज वन ऑफ द रीजंस कि यू शुड एग्जिट। और अगर फंड 3 या 4 साल में अगर बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है, देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, डेफिनेटली यू नीड टू कंसिडर। तो मतलब वो पोर्टफोलियो
हेल्थ चेकअप इज अ मस्ट एंड मैंडेटरी, देयर इज नो क्वेश्चन। ठीक है, मतलब रिव्यू का जो है ये क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और, क्योंकि आपने बात करी कि किसी किसी फंड का जो है मैंडेट अगर चेंज हो गया, मतलब जिस स्ट्रक्चर पे वो काम कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कितना है, कमोडिटीज में कितना है, डेट में कितना % रखना है, इक्विटी में कितना रखना है, अगर मैं अदरवाइज भी बात करूं इन्वेस्टर के अपनी तरफ से एसेट एलोकेशन, क्योंकि आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, कब से सुन रहे हैं, जब से मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर ने भागने लास्ट लगे ईयर थे। से चढ़ना Correct. शुरू किया, और जनवरी तक हमने ये बहुत सुना क्योंकि गोल्ड और सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पर थे। उसके बाद खैर लोग बहुत दुखी हैं प्राइसेस फॉल राइट को राइट। देखकर। तो ये जो एसेट एलोकेशन है, ये समझना कितना जरूरी है किसी के लिए भी फंड सिलेक्शन से पहले? सो एसेट एलोकेशन इज़ वेरी क्रिटिकल। देखिए, आप जो कहीं भी निवेश करें, आप हमारे 100% पैसा किसी भी एक एसेट क्लास में नहीं डालेंगे। एसेट एलोकेशन का क्या मतलब है कि आपका एसेट्स, आपका जो निवेश है, आप इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, इन्वेस्टरीज, सब जगह आप डिवाइड कर देते हो। उससे क्या होता है, उससे पोर्टफोलियो को बैलेंस मिलता है, पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि हर एक एसेट क्लास एक साथ ऊपर नहीं जाते। कभी इक्विटी ऊपर जाता है, कभी डेट रिटर्न देता है, कभी गोल्ड देता है, कभी सिल्वर देता है। तो आपका पोर्टफोलियो लेवल इज बैलेंस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। कभी भी आपने कोई भी एक एसेट क्लास में निवेश कर दिया तो यू आर टेकिंग अ हाई रिस्क गेम, यू आर नॉट, मतलब आप आपके गोल को पहुंचने में कहीं कहीं रुकावटें, बाधाएं आ सकती है। तो एसेट एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर हर एक में फिर एसेट एलोकेशन की आपके नीड पे, आपके गोल के हिसाब से परसेंटेजेस आपको ही फिक्स करना है। अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो ही कैन गो अप टू मे बी 60-70% इक्विटी, अगर उसके लॉन्ग टर्म नीड्स है। लेकिन कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो उसमें भी वो इक्विटी कंपोनेंट कम करके ही कैन हैव इन अ डिफरेंट एसेट क्लास लाइक गोल्ड, सिल्वर, इवन डेट फॉर दैट मैटर, विच इज मतलब जो एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे दे। तो एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वही आपका डिसाइड करेगा कि आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे कि नहीं। ठीक है, अगर वैसे मतलब किसी के पास एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करें, 10 लाख रुपए मान लीजिए उसके पास कैश पड़ा है डिप्लॉय करने के लिए, मार्केट में लगाने के लिए, उसका होराइजन जो है इन्वेस्टमेंट का 10 से 15 साल है, इतने टाइम तक के लिए उन 10 लाख रुपए को वो इन्वेस्टेड रख सकता है। कितना इक्विटी में लगाना चाहिए, कितना गोल्ड सिल्वर में लगाना चाहिए, कितना डेट में लगाना चाहिए, कितना, मैं ये भी जानना चाहूंगी, कैश में अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो निवेश नहीं कर सकते हैं लिक्विडिटी के लिहाज से या फिर कोई इमरजेंसी नीड के हिसाब से, इमरजेंसी फंड के लिहाज से कैसे उसको तो अगर allocate किसी करें? के पास टोटल कॉर्पस 10 लाख है और उसको निवेश करना है तो पहले उनको अपना इमरजेंसी कॉर्पस आइडेंटिफाई करना है, विच इज मे बी 6 मंथ्स और 9 मंथ्स ऑफ योर एक्सपेंसेस। और वो इमरजेंसी कॉर्पस आइडेंटिफाई करके वो साइड में आप लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड में रख सकते हो। मतलब वो कभी भी आपको इजीली मिल जाएगा। बेसिकली इट्स अ डेट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो भी कॉर्पस बच जाता है, आइडियली आई वुड, अगर वो पैसा उनके, अगर ऑल रेगुलर एक्सपेंसेस आर टेकन केयर ऑफ फ्रॉम हिज नॉर्मल इनकम, इसमें से अगर वो पैसे की उनको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, जैसे आपने बोला 10 साल के लिए, आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 70-80% ऑफ दैट मनी टू बी इन्वेस्टेड इनटू इक्विटीज, क्योंकि उनका जो रियल ग्रोथ आएगा एक्विटीज से आएगा, बाकी कोई डेट से नहीं आएगा। डेट विल जस्ट मेंटेन दिस थिंग, और बाकी बैलेंस 20% ही कैन इन्वेस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड मे बी कमोडिटीज विच इज इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। सो वो हिसाब से वो एलोकेशन कर सकते हैं। एंड गोल्ड एंड सिल्वर में भी अगेन देर इज रेशियो, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, वो हिसाब से दे कैन टेक अ कॉल। बट आइडियली आई वुड से अगर मैं 10 रुपये गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो आई वुड हैव इन्वेस्टेड मे बी 60-70% इन गोल्ड एंड 20-30% इन सिल्वर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो मतलब जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक कैटेगरी है, क्या वो इनफ रहेगी किसी इन्वेस्टर के लिए? एब्सोल्युटली, मतलब एक फंड ले और उसमें पैसा डाल? एब्सोल्युटली। देखो, मल्टी एसेट एलोकेशन में भी अलग अलग कैटेगरीज है। कोई मल्टी एसेट एलोकेशन का इक्विटी टैक्सेशन है, मतलब उनमें 65% इक्विटी कंपोनेंट है, 10% कमोडिटीज़ है, 10% में भी इन्वेस्टरीज है, थोड़ा इंटरनेशनल इक्विटीज़ है और बाकी डेट है। और देयर आर मल्टी एसेट फंड्स जिसमें इक्विटी कंपोनेंट कम रहता है, जहाँ पे 25 से 35% इक्विटी कंपोनेंट है, डेट कंपोनेंट ज़्यादा है। तो मतलब आपके गोल के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको कौन सा हायर इक्विटी एलोकेशन वाला मल्टी एसेट चूज करना है कि लोअर इक्विटी एसेट एलोकेशन वाला मल्टी एसेट, वो आपको स्टडी करके या आपके कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के ही कैन गाइड यू विच इज द राइट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अच्छा ठीक है, ये मैंने सर पहली बार सुना। तमाम शोज करती हूँ मैं म्यूचुअल फंड के कि अलग अलग स्ट्रक्चर इसमें भी रहता है मल्टी एसेट में। अच्छा, इज इट डायनामिक, मतलब क्या वो जो फंड मैनेजर है अपने हिसाब से एलोकेशन कमोडिटी में, इक्विटी में, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में चेंज कर सकते हैं? फिक्स्ड नहीं, एलोकेशंस आर फिक्स्ड, लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन में मानो अगर 10% या वॉट एवर दैट परसेंटेज इज फिक्स्ड टू बी डन, अगर गोल्ड में करे, सिल्वर में करे, इट इज अप टू हिम विद इन दैट, बट दैट परसेंटेज रिमेन्स फिक्स के उसको
इतना परसेंट इस गोल्ड मतलब कमोडिटीज़ में डालना है, इतना परसेंट इक्विटीज़ में डालना है। अभी कोई कोई फंड्स रहते हैं वहाँ पे रेंज रहती है, फॉर एग्जांपल 25 to 35%। तो बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूएशन तो कभी 35% भी चला जाएगा, कभी 25% भी चला जाएगा। दैट कॉल उतना बैंडविड्थ रहेगा, बट ब्रॉडर रेंजेस आर डिफाइंड बाय सेबी कि आपको ये फंड में आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे कम नहीं जा सकते, वो उनको फॉलो करना ही है। ठीक है। और अगर किसी इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो है वो ऐसा है, जैसे सपोज उसके पास एक लार्ज कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है विच इज ऑलमोस्ट अ लार्ज कैप फंड आई बिलीव, स्मॉल कैप है, और एक मल्टी एसेट नहीं, मान लीजिए गोल्ड और सिल्वर का फंड है, प्योर गोल्ड सिल्वर फंड, तो क्या उसे टाइम टू टाइम खुद से रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में कि हाँ अब मुझे गोल्ड सिल्वर बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, लार्ज कैप को इतना कम कर दूं, इतना बढ़ा दूं, क्या ये करने की जरूरत रहती देखिए, है? पहली बात तो गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो आई थिंक इट इज ऑलवेज यूज्ड एज अ हेज और एज अ एसेट एलोकेशन। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन 20% से एक्सीड नहीं होना चाहिए और द ओवरऑल पोर्टफोलियो, मतलब दैट इज गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ दैट। अगर इक्विटी फंड्स की बात करें उसमें ठीक है, आपने बोला लार्ज कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है या फ्लेक्सी कैप फंड है, अगर उसका टाइम होराइजन लंबा है फॉर एग्जांपल, देन ही शुड हैव मोर एंड मिड एंड स्मॉल कैप फंड, बिकॉज रियल अल्फा, रियल रिटर्न वहाँ से जनरेट होगा। लेकिन उसका अगर टाइम होराइजन छोटा है तो मे बी लार्ज कैप का कंफर्ट मिलेगा। तो प्योर लार्ज कैप से फ्लेक्सी कैप फंड इज अ बेटर स्ट्रेटेजी, बिकॉज फ्लेक्सी कैप फंड में 60% लार्ज कैप तो आ ही जाता है आपका। सो और हिस्टोरिकली आप देखेंगे, मतलब लास्ट 28 साल का डेटा, मतलब निफ्टी और सेंसेक्स का जो रिटर्न रहा है विच इज रिप्रेजेंटिंग योर लार्ज कैप स्टॉक्स, इट इज बीन वे लोअर देन योर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशंस आए हुए हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका बिहेवियर टुवर्ड्स वॉलेटिलिटी क्या है। अभी कोई अगर कोई स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा वॉलेटाइल है और इफ ही इज नॉट एबल टू विथस्टैंड दैट वॉलेटिलिटी, उनको रात को नींद नहीं आती, देन अकॉर्डिंगली दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ही हैज़ टू बी एजुकेटेड। मतलब दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा, दैट इज वेरी क्रिटिकल। ओके, ठीक है। एक चीज और, मल्टी बैगर जब हम टर्म सुनते हैं, मैंने शुरुआत में भी बोली पॉडकास्ट की ओपनिंग में, मल्टी बैगर चेजिंग, आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं? अगर मैं डायरेक्ट स्टॉक्स की बात करूं, वहां तो ऐसे बहुत लोग भरे पड़े हैं जो एक स्टॉक को चढ़ता हुआ देखते हैं, फटाफट से वहां अपना पैसा डाल देते हैं, उसके बाद नुकसान भी बहुत लोगों को उठाना पड़ जाता है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, यहाँ पर भी कोई मल्टी बैगर चेजर टाइप केसेस आपने देखे हैं? इन म्यूचुअल फंड्स, या सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे जो भी लोग निवेशक आते हैं उनको रिटर्न से मतलब है, उनको वॉलेटिलिटी क्या है, रिस्क सजेस्टेड रिटर्न क्या है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग उनको इतना ही बताते हैं कि जो भी फंड आप चूज करो, मतलब मे बी अगर स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें, शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल है, लॉन्ग टर्म में उसका कंपाउंडिंग एक अलग तरीके से होता है। मैंने जैसे पहले बताया 28 साल में जो एक मिड कैप फंड है विच हैज ग्रोन 400 टाइम्स इन 28 ईयर्स, अगर वो मल्टी बैगर नहीं है तो क्या है? इट इज़ अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। मतलब जो पोर्टफोलियो 97 में था, शायद पोर्टफोलियो कंप्लीटली डिफरेंट है। बेस्ट बात यह है कि ना फंड मैनेजर ने उस पर टैक्स भरा है, ना आपने 1 रुपये का टैक्स भरा है, क्योंकि फंड को टैक्स नहीं है। अगर आपने रिडीम किया नहीं तो आपको टैक्स नहीं, और आपका पोर्टफोलियो मे बी कंप्लीटली डिफरेंट। सो दैट इज अ रियल मल्टी बैगर। सो अल्टीमेटली कंपाउंडिंग से ही मल्टी बैगर बनेगा। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है, बट यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड, स्टे पुट। कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ठीक है। मतलब ये जो मल्टी बैगर वाली बात है, ये कुछ ऐसा भी है क्या सर कि जब हम सुनते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंड ने पिछले 10 साल में इतने परसेंटेज ऑफ रिटर्न दी, मतलब उसने अपनी कैटेगरी को टॉप कर लिया है, पहले नंबर पे वो फंड है, फिर हम उसमें आज से अपना निवेश शुरू करें? अब अगर ऐसा है तो उसमें साल दर साल लोगों ने ऑलरेडी निवेश बहुत किया होगा, उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, बहुत पैसा उसके अंडर मैनेज हो रहा होगा, क्या तब भी उसमें चांसेस रहते हैं, वॉल्यूम रहता है कि अब भी वो उतने ही अच्छे रिटर्न्स जो है देगा आने वाले और 10 सालों में? एब्सोल्युटली। सी देखो, साइज कभी कभी कंस्ट्रेंट बढ़ सकता है इन अ वेरी स्मॉल कैप फंड, बट बाय एंड लार्ज अच्छे मिड कैप फंड की, जिसमें मिड कैप फंड की बात करूँ, 28 साल से एग्जिस्टेंस में, और 28 साल से आज नंबर 1 पे खड़ा हुआ विद अ बिग साइज। सो एट द एंड ऑफ द डे फंड हाउस, फंड मैनेजमेंट टीम, रिसर्च एनालिस्ट, दे आर ऑल स्किल्ड पीपल, इतने सालों से रिटर्न दे रहे। सो दैट इज, आई थिंक साइज इज सेकेंडरी। मतलब साइज ज़्यादा होने का ज़रूरी नहीं है कि आपका रिटर्न नहीं आएगा। इट कैन बी अ कंस्ट्रेंट फॉर द फंड मैनेजर, बट नॉट नेसेसरी। फंड मैनेजर, इफ इज अ गुड फंड मैनेजर, ही कैन ओवरकम दैट, वो कर सकता है। तो ये फंड, मतलब जो 28 साल से फंड में, एटलीस्ट देर आर सम 5 to 7 फंड जो 28 साल से एग्जिस्टेंस में है। तो ये जो स्टडी मैंने 2015 में भी की थी और 2025 में भी की थी। 2015 में ही जो टॉप 3 फंड्स थे, 2025 में भी वही सेम टॉप 3 फंड्स में, देर इज नो चेंज। तो कहने का मतलब कि दोज फंड्स हैव कंटिन्यूड टू परफॉर्म। सो देर इज नो सेइंग कि मतलब एज अ ब्लैंकेट रूल नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे।
अच्छा, और किन केसेस में जो है कंस्ट्रेंट बन सकता है फंड का साइज? सो अगर कोई स्मॉल कैप फंड है फॉर एग्जांपल, अभी देर आर सर्टन फंड्स इन द इंडस्ट्री विच आर अबाउट 60,000 करोड़, अबाउट 50,000 करोड़। अभी स्मॉल कैप फंड्स में अगर आपके पास 50 या 60,000 करोड़ आपको मैनेज करने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाने हैं। तो आप अगर 250 स्टॉक का फंड लेके बैठ रहे हो, तो प्रॉब्लम जब भी अगर ब्रॉडर मार्केट चला तभी ठीक है, बट देर आर टाइम्स कि सिलेक्टिव स्टॉक्स चलते हैं बेसिकली, तो भी सब स्टॉक्स नहीं चलेंगे। तो आपका एक एक स्टॉक में एलोकेशन 1-1.5%, 1-1.5%, 2% है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दोज फंड्स मे अंडर परफॉर्म, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी, होगा नहीं होगा मालूम नहीं, बट सो दैट बिकॉज अल्टीमेटली स्मॉल कैप हम लोग इज जनरली अ स्टॉक पिकर, फंड मैनेजर स्टॉक पिकर इज अ गुड स्टॉक, मतलब वो स्टॉक ने अल्फा क्रिएट किया तो वहीं आपका रिटर्न आता है एट द एंड ऑफ द डे। सो दैट कुड बी अ चैलेंज इन सर्टन स्मॉल कैप फंड्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि मल्टी बैगर की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं देखती हूँ लास्ट 1 ईयर के रिटर्न सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में, एमफी की साइट पर जाके हम लोग तमाम डेटा लेकर आते हैं, उसमें सबसे ऊपर जो है इंटरनेशनल फंड्स आते हैं। उसके बाद कुछ एक न्यू एनर्जी फंड्स आ जाते हैं जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के हैं। इंटरनेशनल फंड्स, खास करके ताइवान मार्केट को अगर मैं Correct. देखूं, 200% तक के रिटर्न, मतलब ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स उसने दिए। क्या ये जो प्रोबेबिलिटी है ये मल्टी बैगर चेजिंग वाली और फिर नुकसान उठाने वाली निवेशक के लिए, वो इंटरनेशनल फंड्स में भी आजकल आप बढ़ता हुआ देख रहे हो? क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज में है रिटर्न को लेकर, तो निवेशक उनकी तरफ ज्यादा अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और फिर नुकसान उठाएंगे। देखिए, ट्रेंड देख के कभी भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए, और इसको आप जो बोले ना, इसको बोलते हैं रीसेंसी बायस। जो Yeah. रिसेंटली चला हुआ है, लोगों को लगता है कि वहाँ रिटर्न आया वहीं रिटर्न आएगा, सो दैट इज समथिंग हैज़ टू बी अवॉइडेड। मतलब इसके लिए बहुत बहुत हम लोग वी आर कमिंग बैक टू द सेम थिंग, आपका गोल क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है, और आपको आपको इस गोल पे पहुंचने के लिए आपके लिए कौन सा व्हीकल है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप 10, 15, 20% परसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो टैक्टिकली सेक्टोरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स में डाल सकते हो, बट वो फंड्स में आपका एग्जिट भी उतना ही ज़रूरी है। उसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या चाहिए टू हेल्प यू, अनलेस अगर आप खुद कर पाओ तो एब्सोल्युटली मतलब उन्हें कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, मतलब अभी ये सब फंड्स आप इन्वेस्ट करके छोड़ नहीं सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, गोल्ड एंड सिल्वर की ही बात करूँ तो जनवरी 2000 में जिस हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर की रैली हुई, सबको गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना था, बट प्रॉब्ली दैट वाज एन एग्जिट टाइम, बट नाउ इन हाइंडसाइट वी आर सेइंग दैट वाज एन एग्जिट टाइम, बट हम लोग तो तभी भी बोल रहे थे कि भी इतना चला हुआ है, पैसा बन गया है, नाउ यू नीड टू मूव आउट। सो हम लोग इस प्रकार से देखिए, जिस एसेट क्लास में पैसा नहीं बना है, यू हैव टू पुट योर मनी देयर, तो वहाँ पैसा बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी एक साइकिल है और हर इकोनॉमी का हर पार्ट विल फायर एट सम पॉइंट और दी अदर। अभी इंटरनेशनल मार्केट की हम 2012-13 में लोगों को बात करें, तभी किसी को समझ में नहीं आ रहा था, सबको इंटरनेशनल में डालना है। हाँ। अभी ताइवान का जो फंड है, एक फंड हाउस का, हमने लोगों का निवेश करवाया था, वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो इन 2019, लोग थक के निकल गए, उसके बाद चला। मतलब अभी कर रहे हो तो देन यू हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर, तो वो हिसाब से है। तो योर माइंडसेट, your time period, and it has to more importantly align with your goal. ठीक है, तो मतलब ये जो हमारे पोर्टफोलियो का मान लीजिए 30% जो एरिया है, उसमें गोल्ड सिल्वर प्लस सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स हमको मैक्सिमम, रखना yes, चाहिए। उससे ज्यादा I would प्योर not. इक्विटी एंड डेट। Absolutely, absolutely. अच्छा, ठीक है। वैसे तो थैंक यू सो मच धर्मेश सर, आपने टाइम निकाला आज आने के लिए, लेकिन जाते जाते एक सवाल सिंपल सा मैं पूछना चाहूंगी 3 लोगों के लिए, मतलब एक ऐसा इन्वेस्टर जो 25 और 30 की एज के अराउंड है, एक ऐसा इन्वेस्टर जो 40 की एज के अराउंड है, और एक ऐसा इन्वेस्टर जो वेरी क्लोज टू 60, लाइक 55 से 60 ईयर्स की एज के अराउंड है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है म्यूचुअल फंड्स में खास करके, अलग अलग कैसे होनी चाहिए? ओके, नाउ जो एक बंदा है जो अराउंड 25 से 30 साल की उम्र का है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ही वुड हैव जस्ट स्टार्टेड हिज जॉब या मे बी बिजनेस में रहेगा, तो उनके पास देयर विल बी मोर फ्लोज इन टर्म्स ऑफ एसआईपी रादर देन लंप सम। तो उनको अगर वो जो पैसा निवेश कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उनको मे बी उनके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए बना रहे हैं, कि उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए बना रहे हैं, मल्टीपल गोल्स होंगे। मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं। तो ही दे हैव टू डू एसआईपीज एंड एसआईपीज इन एग्रेसिव फंड्स लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप्स एंड मल्टी कैप्स। उनको 100% वो करना है विद लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अभी जो 40 साल के उम्र के हैं, उनके पास डेफिनेटली रीजनेबल कॉर्पस है, उनके पास शायद नियर टर्म गोल भी रहेंगे और लॉन्ग टर्म गोल्स भी रहेंगे। जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, उनका पैसा प्योर इक्विटी में जाना चाहिए, एब्सोल्युटली, अगेन इन दैट स्मॉल मिड मल्टी कैप कैटेगरी, वहाँ पे कंपाउंडिंग मैक्सिमम होगा। जो नियर टर्म गोल्स है, उसके लिए द मनी कैन गो इन मे बी मल्टी एसेट, सम पोर्शन इन डेट, अकॉर्डिंगली द मनी कैन बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन देयर गोल्स। एंड जो 60 ईयर के बंदे हैं, ऑब्वियसली उनका पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस उनके पास हाथ में आ गया होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम,
तो मोस्टली आई वुड इमेजिन कि उनको जो पैसा निवेश करें उनको रेगुलर इनकम शायद उनका जनरेट सिंगल गोल होगा। सिंगल गोल होगा, तो डेफिनेटली मे बी मल्टी एसेट है, थोड़ा डेट है, एंड सम हाइब्रिड प्रोडक्ट्स उनके लिए भी अच्छे रहेंगे, इक्विटी हाइब्रिड फंड्स बेसिकली, एंड ऑब्वियसली वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो कैन गो इन टू मल्टी कैप फंड्स विच कैन कंपाउंड, और बाकी में से उनका रेगुलर खर्चा चलते रहेगा। तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर ऑल थ्री बेस्ड ऑन योर गोल्स। दैट गोल आपका, कहीं भी आप जाओ, आपका गोल क्या है? अगर आपका गोल डिफाइंड है तो प्रोडक्ट्स तो आएंगे जाएंगे, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, बट इफ यू डोंट नो योर गोल और आपने बेस्ट प्रोडक्ट में भी डाला तो आपके काम का नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने आज टाइम निकाला स्टूडियो आने के लिए एंड फॉर Thank you. दिस पॉडकास्ट, एंड इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट। आई एम थिंकिंग टू डिस्कस थिंग्स ऑन द शो आल्सो विद यू। थैंक यू सो मच। और एसेट एलोकेशन को लेकर मुझे लगता है पिछले 1 साल में काफी हाइप बना भी है, लेकिन उसको ठीक तरीके से समझने की मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी।